नमस्कार सभी को। मैं नवनीत गौतम फिजिक्स क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, फिजिक्स क्लास 12th के लिए हिंदी मीडियम यूपी बोर्ड के लिए बैच हमने स्टार्ट किया था, जिसके अंतर्गत पहली क्लास मैंने आपकी दी थी। आइए उसके बाद सेकंड क्लास, जहां तक मैंने टॉपिक पढ़ाए थे उसके बाद आइए आगे चलते हैं। फर्स्ट चैप्टर आपका चल रहा है जिसका नाम क्या है, वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। ठीक है, ये आपका फर्स्ट चैप्टर है फिजिक्स का। चैप्टर का नाम क्या है, वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। तो आप देख सकते हैं वैद्युत आवेश क्या होता है, ये मैंने आपको पढ़ा दिया था। तो वैद्युत आवेश मैं आपको पढ़ा चुका हूं। इसकी जो बेसिक बातें हैं, वैद्युत आवेश की उत्पत्ति कहां से होती है, ये मैंने आपको बताया था। साथ में मैंने आपको सिलेबस लिखवाया था और बेसिक बातें आपको बताई थी। फिजिक्स की कौन सी शाखा होती है, वैद्युत चुंबकी, उसके दो भाग होते हैं, वैद्युत स्थितिकी और वैद्युत गतिकी, वो सब आप अच्छे से समझ चुके हैं। आइए फिर आगे चलते हैं। इसके बाद चलते हैं, हेडिंग लिखें आप, आवेश संरक्षण का नियम। तो हेडिंग क्या है आपकी, आवेश संरक्षण का नियम। ठीक है ना। देखो संरक्षण क्या होता है, संरक्षण का अर्थ होता है रक्षा करना। आवेश संरक्षण का नियम यानी किसकी रक्षा करनी है, किसको बचाना है, आपको आवेश को बचाना है, आवेश की रक्षा करनी है। तो आप देख सकते हैं आवेश का संरक्षण, आवेश को बचाना है। आइए देख लेते हैं। तो इसका अर्थ ये होता है, नियम क्या होता है, जैसे आपने 11वीं क्लास में ऊर्जा संरक्षण का नियम पढ़ा होगा। तो ऊर्जा संरक्षण नियम में क्या होता है आप जानते हैं। ऊर्जा संरक्षण नियम ये था, ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया जा सकता है न नष्ट किया जा सकता है, बल्कि ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। ठीक है, उसी प्रकार आवेश संरक्षण का नियम भी है। एक बार मैं स्टेटमेंट कथन आपको बता देता हूं, फिर समझाता हूं, सिद्ध करके बताता हूं कि वो कैसे होता है। आवेश संरक्षण का नियम क्या होता है, इसी प्रकार आप देख सकते हैं, आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है, बल्कि आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरित किया जा सकता है। स्थानांतरित आप समझते हैं, ट्रांसफर होता है। तो इस आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान पर, या आप इस प्रकार भी कह सकते हैं कि आवेश को एक वस्तु से दूसरी वस्तु तक स्थानांतरित किया जा सकता है। ठीक है ना। तो इसका नियम क्या हो जाएगा, आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है ना ही नष्ट किया जा सकता है, बल्कि इसे एक स्थान से दूसरे स्थान तक या एक वस्तु से दूसरी वस्तु तक उत्पन्न वो स्थानांतरित किया जा सकता है। ठीक है ना। तो देखो क्या होता है, यानी सबसे पहली बात है आवेश उत्पन्न नहीं होता है ना, नष्ट भी नहीं होता है, बल्कि एक वस्तु से दूसरी वस्तु तक स्थानांतरित हो जाता है। ये बात एक उदाहरण के द्वारा समझते हैं। बाकी जो मैं बात बोल के आपको बता रहा हूं वो नोट्स में आपको मिल जाएंगी। वीडियो क्लासेस के साथ आपको पीडीएफ नोट्स मिल जाएंगे, जिससे आप अपने नोट्स अच्छे से बनाते हुए चलें और लर्निंग वर्क साथ साथ करते हुए चलें। ठीक है ना। तो उदाहरण देखो क्या है, इसके लिए आप एक रेशम का कपड़ा लो, है ना, और एक लो धातु की छड़, स्टील रोड ले लो, कैसी भी छड़ होनी चाहिए ना। यानी जब छड़ को और रेशम के कपड़े को रब किया जाता है, रगड़ा जाता है आपस में, है ना, जब रेशम के कपड़े को धातु की छड़ से रगड़ा जाता है तो क्या होता है, कुछ इलेक्ट्रॉन छड़ से निकलकर कहां पहुंच जाते हैं, रेशम के कपड़े पर चले जाते हैं। ठीक है ना, कुछ इलेक्ट्रॉन कहां चले जाते हैं, रेशम के कपड़े पर। तो आप देख सकते हो, एक बात मैंने आपको लिखवाई थी, मैं आपको रिमाइंड करा दूं। आपने पढ़ा था जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन की कमी क्या होती है, धनावेश। इलेक्ट्रॉन की कमी को आप क्या कहते हैं, धनावेश। इलेक्ट्रॉन की अधिकता को आप क्या कहते हैं, ऋणावेश, है ना। ये बात आपको मैंने कहा था, मेन तरीके से आप इस पे फोकस करेंगे तो इलेक्ट्रॉन की अधिकता क्या थी, ऋणावेश। देखो इस बात को आप इस तरीके से समझ सकते हो, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है, ऋणात्मक होता है, और जो नेगेटिव है वो जहां जाएगा वहां नेगेटिविटी ही उत्पन्न करेगा, प्रोड्यूस करेगा, और जहां से जाएगा नेगेटिव वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। इसका मतलब है इलेक्ट्रॉनों की कमी है, यानी नेगेटिविटी की कमी है, तो आप देख सकते हैं ऋणात्मकता की कमी है तो धनावेश आ जाएगा। और जहां इलेक्ट्रॉन जाएंगे, जहां नेगेटिव यानी ऋणावेश जाएंगे, तो वहां पर कैसा आवेश उत्पन्न हो जाएगा, ऋणावेश। तो ये बात मैं आपको बता चुका हूं। अब इस उदाहरण के जरिए आप मुझे बताइए, जब रेशम के कपड़े को धातु की छड़ से रगड़ा जाता है, ठीक है ना, तो क्या होता है, छड़ से कुछ इलेक्ट्रॉन निकलकर रेशम में चले जाते हैं। अब मुझे एक बात बताइए, धातु की जो छड़ है इस पर क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाती है। जब इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाती है, ठीक है ना, छड़ आप धातु की ना ले, उसकी भी ले सकते हैं, ग्लास रोड यानी कांच की छड़ भी ले सकते हैं। ठीक है ना।
तो कांच की छड़ है और रेशम का कपड़ा है, तो कांच की छड़ से इलेक्ट्रॉन निकल के गए तो इलेक्ट्रॉनों की क्या हुई, कमी। तो इलेक्ट्रॉनों की कमी हुई, तो इलेक्ट्रॉनों की कमी को आप क्या कहते हैं, धनावेश। यानी छड़ पर जो आवेश आ जाएगा वो कैसा हो जाएगा, धनावेश, पॉजिटिव चार्ज, है ना। और इलेक्ट्रॉन जहां जाते हैं वहां पर कौन सा आवेश उत्पन्न हो जाता है, ऋणावेश। तो रेशम के कपड़े पे जो आवेश उत्पन्न हो जाएगा वो कैसा होगा, ऋणावेश। ठीक है ना। तो एक बात देख के बताइए, इस उदाहरण में आप देख सकते हैं जो छड़ है इस पर आवेश उत्पन्न नहीं हुआ है, ठीक है ना, और जो रेशम है इस पर भी आवेश उत्पन्न नहीं हुआ है। तो एक बात कहते हैं ना इसमें कथन में कि आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है, तो आवेश उत्पन्न नहीं हुआ है बल्कि इलेक्ट्रॉन एक वस्तु से दूसरी वस्तु में गए हैं। अब इलेक्ट्रॉन खुद गया है यदि, तो इलेक्ट्रॉन पर आवेश है, ऋणावेश है, तो इसका मतलब है ऋणावेश एक वस्तु से दूसरी वस्तु पे गया है। अब जहां पे ऋणावेश गया है तो वहां पर तो ऋणावेश उत्पन्न हो जाएगा, और जहां से ऋणावेश गया है तो उसके स्थान पर वहां पर धनावेश उत्पन्न हो जाएगा। तो उत्पन्न नहीं हो रहे हैं, वास्तव में क्या हो रहा है, एक वस्तु से दूसरी वस्तु में ट्रांसफर हो रहा है आवेश, यानी स्थानांतरित हो रहा है। तो इसलिए कहा जाता है, ये उदाहरण है, ये मैं अच्छे से नोट्स में लिख के आपको प्रोवाइड करा दूंगा। तो इस प्रकार आप कह सकते हैं ऊपर, है ना, इस उदाहरण में क्या हो रहा है, कांच की छड़ से कुछ इलेक्ट्रॉन निकलकर रेशम के कपड़े में चले जाते हैं, जिससे कांच की छड़ धनावेशित, है ना, यानी कांच की छड़ से इलेक्ट्रॉन निकल के जा रहे हैं। तो क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉनों की कमी होने के कारण कांच की छड़ धनावेशित तथा रेशम के कपड़े पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होने के कारण वहां क्या हो जाता है, ऋणावेश उत्पन्न हो जाता है। इस प्रकार इस उदाहरण के द्वारा हम देख सकते हैं कि आवेश उत्पन्न नहीं हुआ है बल्कि कांच की छड़ से रेशम के कपड़े पर स्थानांतरित हुआ है, ट्रांसफर हुआ है, यानी एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर स्थानांतरित हुआ है। ठीक है ना। तो ये आवेश संरक्षण का नियम मैंने आपको कथन भी बताया और इस उदाहरण के द्वारा आपको क्लियर करने का प्रयास भी किया। तो ये आपको क्लियर होगा। इसके बाद आपको देखना है, इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट। तो ये क्या था आपका आवेश संरक्षण का नियम। इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग देखें, मूल आवेश। मूल आवेश क्या होता है, मूल आवेश, ठीक है ना। देखो मूल आवेश क्या होता है, मूल आवेश, मूल शब्द आप जानते हैं, मूल क्या होता है, ठीक है। मूल का अर्थ होता है मुख्य, बिल्कुल एलिमेंट्री, जो बेसिक होता है उसे आप क्या कहते हैं, मूल कहते हैं। तो देखो क्या होता है, आपको पता है एटॉमिक स्ट्रक्चर, परमाणु का मॉडल पता है ना। तो परमाणु के मॉडल में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का आवेश क्या होता है, स्मॉल ई, लेकिन वो माइनस का आवेश होता है ना। इलेक्ट्रॉन का आवेश जो होता है वो कितना होता है, माइनस ई। इलेक्ट्रॉन को भी ई से प्रदर्शित करते हैं और जो आवेश होता है मूल आवेश, इसे भी आप किससे प्रदर्शित करते हैं, स्मॉल ई से। इसका मान भी आपको पता होगा 1.6 गुना 10⁻⁻19। पहले से पता होना चाहिए इलेक्ट्रॉन का मास, वो क्या होता है, आवेश पता होगा, अन्यथा नहीं भी पता है तो कोई बात नहीं, अभी आप यहां समझ सकते हैं। तो इलेक्ट्रॉन का जो आवेश होता है माइनस ई होता है, प्रोटॉन का जो आवेश होता है वो प्लस का ई होता है। यानी ये बात तो आपकी बेसिक है कि इलेक्ट्रॉन पर ऋणावेश होता है, प्रोटॉन पर धनावेश होता है। लेकिन मेन बात क्या है कि ई होता है ई, और ई का मान कितना होता है, 1.6 गुना 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है ना। जब मैंने आपको पढ़ाया था वैद्युत आवेश तो बताया था कूलम एक वैज्ञानिक थे, उन्हीं के नाम से इसके आवेश का नाम रखा गया, इसके मात्रक का नाम रखा गया, क्या नाम है उसका, कूलम। ठीक है ना। तो ई जो है ये प्रकृति में ऐसा आवेश है कि प्रकृति में इससे छोटा, इससे सूक्ष्म आवेश पाया ही नहीं जाता है। यानी मूल आवेश एक ऐसा आवेश है जो प्रकृति में विद्यमान सबसे छोटा आवेश है। तो ऐसा आवेश क्या कहलाता है, आपका मूल आवेश। और एक बात देखें, जो सबसे छोटा है वो किसी दूसरे पर डिपेंड नहीं करता है। मान लो एक आवेश है 2e, है ना, तो यदि ये आवेश है तो ये E प्लस E हो सकता है, यानी E और E मिलकर 2e बनेंगे। तो ये जो आवेश है ना 2e, ये किस पे डिपेंड कर रहा है, E पे डिपेंड कर रहा है। लेकिन सबसे छोटा आवेश कितना है, स्मॉल e। सबसे छोटा आवेश कितना है, स्मॉल e। तो ये किसी और पर निर्भर नहीं करता है। तो इसकी परिभाषा आप इस प्रकार भी दे सकते हैं कि प्रकृति में विद्यमान ऐसा आवेश जो किसी पर निर्भर नहीं करता है, जो स्वतंत्रता पूर्वक एग्जिस्ट करता है ना, ऐसा आवेश क्या कहलाता है, मूल आवेश कहलाता है। आप इसकी परिभाषा दूसरे तरीके से दे सकते हैं। आपको पता है मूल कण होते हैं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन क्या होते हैं, मूल कण। तो मूल कणों के ऊपर जो आवेश होता है उसे आप क्या कहते हैं, मूल आवेश कहते हैं। ठीक है ना। नोट्स में मैं तीनों तरीके से लिख दूंगा, जो आपको अच्छा लगे आप उसे याद कर लेना। बाकी ये भी कह सकते हैं कि प्रकृति में विद्यमान सबसे सूक्ष्मतम आवेश को, निम्नतम आवेश को आप क्या कहते हैं, मूल आवेश कहते हैं। इसे इस तरीके से भी कह सकते हैं, जब सबसे छोटा आवेश है, देखो 2e आवेश है तो इसे आप
तोड़ सकते हैं ई और ई में, लेकिन ये जो ई आवेश है इसे आप विभाजित नहीं कर सकते। यानी मूल आवेश एक ऐसा आवेश है जिसे विभाजित नहीं किया जा सकता। ऐसा आवेश क्या कहलाता है? आपका मूल आवेश कहलाता है। ठीक है, आशा करता हूं आप समझ चुके होंगे। आइए फिर नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। तो मूल आवेश आपने समझा, इसके बाद देखते हैं आवेश की परमाणुकता क्या होती है। ठीक है ना, आवेश की परमाणुकता, आवेश की परमाणुकता। देखो ये भी बात इसी से रिलेटेड है, आपने पढ़ा है मूल आवेश, तो आवेश की परमाणुकता भी इसी बात से रिलेटेड है। आवेश की परमाणुकता क्या होता है? एक ऐसा गुण है किसका? आवेश का। यानी जो आवेश है ना उसे एक निश्चित सीमा से आगे विभाजित नहीं किया जा सकता है। मान लो देखो आवेश को बताया था मैंने, किससे प्रदर्शित करते हैं आप? स्मॉल क्यू से प्रदर्शित करते हैं। मान लो स्मॉल क्यू कोई आवेश दे रखा है, ठीक है ना, और वो मान लो कितना है? 8e आवेश है। भाई ई का मान तो आपको पता है मूल आवेश होता है, और इस स्मॉल ई का जो मान होता है 1.6 × 10⁻⁻⁻⁰ कूलाम होता है। तो इससे छोटा आवेश तो होता नहीं है प्रकृति में, है ना। तो इसका मतलब है स्मॉल ई को तो विभाजित नहीं किया जा सकता, लेकिन 8e है मान लो, तो इसे विभाजित किया जा सकता है। आप इसे 2 से भाग करोगे तो कितना आ जाएगा? 4e आवेश आ जाएगा। फिर 2 से भाग कर दो, 2e आवेश आ जाएगा। फिर 2 से भाग कर दो, है ना, e आवेश आ गया। इसका मतलब 8e को तो आप विभाजित करते जा रहे थे क्योंकि वो बड़ा आवेश था, लेकिन अब ये ऐसा आवेश है इसे विभाजित नहीं किया जा सकता है। यानी e/2 करोगे ना तो ऐसा आवेश प्रकृति में किसी भी कण पर नहीं पाया जाता है। इतना आवेश प्रकृति में किसी भी कण पर नहीं पाया जाता है। तो यानी जो आवेश होता है ना सिर्फ ई होता है, इससे छोटा आवेश प्रकृति में नहीं होता है। ये बात मैंने अभी आपको बताई। e/2 है ना, e/3, इस तरीके से ये जो आवेश है ना ये एग्जिस्ट नहीं करते हैं प्रकृति में। तो इस तरीके से क्या अर्थ हुआ? 8e था तो आप डिवाइड करते जा रहे थे, विभाजित करते जा रहे थे, और विभाजित करते करते केवल आप कहां तक विभाजित कर सकते हैं? ई तक विभाजित कर सकते हैं। इसका सीधा सा अर्थ हुआ कि वैद्युत आवेश को एक निश्चित सीमा से आगे विभाजित नहीं किया जा सकता। वैद्युत आवेश को एक निश्चित सीमा से आगे विभाजित नहीं किया जा सकता। आवेश के इस गुण को आवेश की परमाणुकता कहते हैं। ठीक है ना, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। तो आवेश के इस गुण को आवेश की परमाणुकता कहते हैं। यदि आपको कोई भी समस्या लगे, मैंने एक बहुत अच्छी बात एक जगह पढ़ी, उसमें लिखा था कि यदि आप हमारे कार्य से संतुष्ट हैं तो हमारे बारे में दूसरों को बताएं, और यदि आप हमारे कार्य से संतुष्ट नहीं हैं तो हमें बताएं, है ना। तो यदि आपको कोई भी कमी लगे, कोई भी त्रुटि लगे तो आप कमेंट्स बॉक्स में बताएं। हम अपने अंदर सुधार की भावना रखते हुए सुधार करने का प्रयास अवश्य करेंगे। तो आप लोग ही प्रेरणा है, आप लोग ही मोटिवेशन है, ऊर्जा है, सब कुछ है। तो आप समझ सकते हैं, आप यदि अपने सुझाव हमें देंगे तो हमें सुधार करने की प्रवृत्ति, इच्छा जागृत होगी, तो वो आप करेंगे। और साथ में यदि आपको लगे कि हाँ आप सेटिस्फाई हैं, संतुष्ट हैं, तो हौसला बढ़ाने की अपेक्षा भी हम कर सकते हैं। तो आवेश की परमाणुकता, ठीक है ना, परमाणुकता है ये ना, तो आवेश की परमाणुकता, आवेश की परमाणुकता आप समझिए ना, वैद्युत आवेश को एक निश्चित सीमा से आगे विभाजित नहीं किया जा सकता। आवेश के इस गुण को, आवेश के इस गुण को आवेश की परमाणुकता कहते हैं। ठीक है ना, तो ये क्या था? आवेश की परमाणुकता। बाकी आइए इसके बाद देखते हैं, आवेश की परमाणुकता के बाद नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। ये समझते होंगे, छोटी सी डेफिनेशन थी बस। आवेश को, एक वैद्युत आवेश को एक निश्चित सीमा से आगे विभाजित नहीं किया जा सकता। आवेश के इस गुण को क्या कहते हैं? आवेश की परमाणुकता कहते हैं। ठीक है, आइए फिर आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। आवेश का क्वांटीकरण, है ना, ये अच्छी चीज है समझने की, आवेश का क्वांटीकरण। और देखो सारे एक दूसरे से संबंधित हैं, ऐसा नहीं है कि समझ में नहीं आएगी। आवेश का क्वांटीकरण, देखो क्वांटीकरण क्या होता है समझ लीजिए आप इसे। आवेश का क्वांटीकरण, अभी मैंने एक बात बताई थी आपको कि प्रकृति में जो विद्यमान आवेश है ना, वो सूक्ष्मतम आवेश कितना है? स्मॉल ई। तो मैंने बताया था आपको कि E/2 हो, है ना, E/3 हो, इस तरीके से, है ना। यानी फ्रैक्शन के रूप में, भिन्नों के रूप में कोई आवेश हो, या 1.5e, है ना, 7.2e, इस तरीके के जो आवेश होते हैं ये प्रकृति में एग्जिस्ट नहीं करते हैं। ठीक है, तो आवेश कौन से एग्जिस्ट करेंगे? स्मॉल ई से बड़े आवेश होने चाहिए, है ना। ये स्मॉल ई से बड़े तो हैं, लेकिन ये क्या है? पूर्ण संख्याएं नहीं है, आप समझ सकते हैं। तो आवेश का क्वांटीकरण पता है क्या होता है? ये जो आपका आवेश है ना स्मॉल ई, प्रकृति में इस आवेश में पूर्ण गुणज आवेश पाए जाते हैं। पूर्ण गुणज, देखो
ये गणित से संबंधित है। पूर्ण गुणज आप समझ सकते हैं, पूर्ण का मतलब कंप्लीट है ना, होल नंबर होती है, पूर्ण संख्याएं होती है ना, और गुणज यानी जो गुना में आना है, तो गुना में केवल पूर्ण संख्याएं आ सकती हैं, और पूर्ण संख्याएं आप समझते हैं। तो इसकी गुना में क्या क्या आ सकता है, देखो ई का मान तो धनावेशित भी हो सकता है और ऋणावेशित भी हो सकता है। प्रोटॉन के लिए धनावेश है और इलेक्ट्रॉन के लिए ऋणावेशित है। तो आप देखेंगे ई का मान क्या है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, वो अलग बात है। तो जो आवेश प्रकृति में पाया जा सकता है किसी वस्तु पे, वो कितना हो सकता है भाई, ई तो हो ही सकता है, तो 1 ये तो क्या है, मूल आवेश है ये। दूसरा आपका 2e भी पाया जा सकता है, 3e भी पाया जा सकता है, 4e है ना, इसी प्रकार कितना भी पाया जा सकता है। अब आप देख के बताएं 1 2 3 4 है ना, तो ये क्या है, 1 2 3 4 ये क्या होते हैं, नेचुरल नंबर, यानी क्या बोलते हैं हिंदी में, प्राकृतिक संख्या। तो ये क्या कहेंगे आप, प्राकृतिक संख्या, यानी गुणा में क्या आना चाहिए है ना, पूर्ण का मतलब कंप्लीट संख्या आनी चाहिए, पूर्णांक आने चाहिए। पूर्णांक का क्या मतलब है, पूर्णांक होते हैं आप समझते हैं, ये क्या होती है, प्राकृतिक संख्याएं, इनमें माइनस लग जाता है तो ये क्या हो जाते हैं, इंटीजर्स यानी पूर्णांक, ठीक है ना। तो आवेश जो हो सकता है वो ई का 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना इसी प्रकार कहां तक, अनंत तक हो सकता है। तो आवेश का ये जो गुण है कि आवेश कितना होता है, मूल आवेश का, किसी वस्तु पर जो आवेश होता है ना ये क्यू, वो मूल आवेश का यानी ई का कितने गुना हो सकता है, 1 गुना हो सकता है ना, 2 गुना हो सकता है, 3 गुना हो सकता है और 4 गुना हो सकता है, इसी प्रकार कितने भी हो सकते हैं। तो कुल मिला के एक लाइन में बात खत्म करता हूं, क्या हो जाएगा, यानी किसी वस्तु पर आवेश की मात्रा मूल आवेश का पूर्ण गुणज होती है ना, इसे क्या कहते हैं, इसे ही आवेश का क्वांटीकरण कहते हैं। ये बात आप समझ चुके होंगे, इसे ही आवेश का क्वांटीकरण कहते हैं। तो समझिए ना, आइए देख लेते हैं इसे थोड़ा। मैंने बताया आपको कि जो आवेश कितना हो सकता है ना, ई तो हो ही सकता है 1e, 2e हो सकता है, 3e हो सकता है ना, 4e हो सकता है, इस प्रकार। और ये प्लस माइनस भी हो सकते हैं, ठीक है ना। प्लस माइनस कैसे, क्योंकि आपको पता है प्लस माइनस आ जाता है, धनावेश हो तो प्लस और ऋणावेश हो तो माइनस, ठीक है ना। तो यहाँ पे n देखो क्या है भाई, 1 2 3 4, यदि मैं यहाँ पे लिख दूं Q बराबर NE, इस तरीके से लिख दूं और मैं कह दूं कि जहां n बराबर कितना है आपका, 1 है, 2 है ना, 3 है, 4 है, इस प्रकार कह दूं तो n क्या है, एक आपने क्या मान लिया, एक जनरल वैल्यू मान लिया ना, जो कितनी हो सकती है, n 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 4 कुछ भी हो सकता है टू जेड। तो यहाँ से एक सूत्र निकल के आता है आवेश के क्वांटीकरण से, Q बराबर क्या होता है NE, शायद आपने 10th क्लास में भी पढ़ा होगा। तो n क्या है ना, 1 2 3 4 इस तरीके से अनंत तक। तो Q क्या है, किसी वस्तु पर कुल आवेश, और आप देख सकते हो किसी वस्तु पर जो कुल आवेश है वो मूल आवेश E का कितने गुना है, पूर्ण गुणज है ना। n क्या है, पूर्ण संख्या है एक तरीके से, ठीक है ना। तो कंप्लीट गुणज होता है, पूर्ण गुणज होता है, इसे ही आवेश का क्वांटीकरण कहते हैं। समझ गए होगा आप लोग। इसके बाद देखते हैं, आगे चलते हैं फिर, ठीक है। तो आवेश संरक्षण का नियम आपने पढ़ा, अच्छे समझ में आया होगा। मूल आवेश मैंने पढ़ाया, दूसरा टॉपिक आवेश की परमाणुता मैंने पढ़ाई आपको, तीसरा, और आवेश का क्वांटीकरण। एक तो टॉपिक और देख लेते हैं। देखो आप जानते होंगे चालक है ना, चालक के बारे में पढ़ लेते हैं। चालक क्या होते हैं, कंडक्टर्स, ठीक है ना। कंडक्टर्स यानी चालक क्या होते हैं, देखो सामान्य सी बात है, चालक आप जो सामान्य परिभाषा होती है वो क्या होती है, आप जानते हैं, व्यवहार से भी आपने सुना भी होगा और थोड़ा बहुत आपने छोटी क्लासेस में पढ़ लिया होगा। चालक पदार्थ क्या होते हैं, यानी वे पदार्थ जिनमें आसानी से वैद्युत धारा प्रवाहित की जा सकती है। वैद्युत धारा तो आप समझते हैं ना, 10th क्लास में चैप्टर था धारा का, वैद्युत धारा का, तो वहां से आप समझते हैं। बाकी वैद्युत धारा की परिभाषा मैं कराऊंगा, 3rd चैप्टर में है। तो वैद्युत धारा आप समझते हैं, यानी करंट है ना, नॉर्मली सब समझते हैं, ठीक है ना। तो यानी ऐसे पदार्थ जिनमें वैद्युत धारा प्रवाहित की जा सकती है, ऐसे पदार्थ क्या कहलाते हैं, आपके चालक पदार्थ कहलाते हैं। अब देखो वैद्युत धारा क्यों प्रवाहित की जा सकती है, थोड़ा एडवांस तरीके से पढ़ते हैं। आप जानते हैं प्रत्येक पदार्थ किससे मिलकर बना होता है, परमाणु से मिलकर बना होता है। परमाणु में नाभिक होता है, नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं और कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है ना। ये बात सबको पता है। लेकिन आप देखेंगे, मैंने एक क्लास में बताया था आपको, लास्ट क्लास में ही, कि जो अंतिम कक्षा के इलेक्ट्रॉन होते हैं परमाणु के, वो नाभिक के द्वारा बहुत कम आकर्षण बल के द्वारा बंधे होते हैं,
देखो आपको पता है ना ये बात कि भाई ये कक्षाएं होती हैं नाभिक के चारों ओर, है ना, इस तरीके से। तो आप देख के बताओ, आपने देखा है ना जो आकर्षण बल होता है, आकर्षण बल है ना, वो क्या होता है। अभी मैंने कूलाम का नियम आपको नहीं पढ़ाया है, वो तब पढ़ाऊंगा तब आपको पता चल जाएगा। लेकिन फिलहाल आप इतना याद रखेंगे कि दूरी कम है तो आप खुद समझ सकते हैं व्यवहारिक रूप से कि दूरी कम है ना, तो आकर्षण बल क्या लगेगा, ज्यादा। भाई कोई जैसे चुंबक ही है, उसके पास वस्तु रखी है तो ज्यादा तीव्र गति से खींचेगी, और दूर रखी है तो कम बल लगेगा, आप समझ सकते हैं। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है इस पर क्या लगेगा, बल बहुत ज्यादा होगा। लेकिन यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है इस पर बल क्या लगेगा, कम लगेगा। और आकर्षण का बल लग रहा है क्योंकि आपको पता है इलेक्ट्रॉन पर ऋणावेश होता है और नाभिक पर धनावेश होता है, तो प्लस और माइनस के बीच आकर्षण बल लगता है, ये बात मैं आपको बता चुका हूँ। इसके बाद देखो सबसे अंतिम कक्षा का जो इलेक्ट्रॉन है इस पर जो बल लगेगा वो क्या है, सबसे कम बल आकर्षण बल लगेगा। तो आप मुझे एक बात देख के बताओ, जो आकर्षण बल अधिक है जिस इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला, उस इलेक्ट्रॉन को कक्षा से बाहर निकालना कठिन है या नहीं, है ना, है, क्योंकि उस पर बल कैसा है, ज्यादा लग रहा है, तो हमें निकालने के लिए भी क्या है, बल ज्यादा लगाना पड़ेगा। बाकी इस इलेक्ट्रॉन पर थोड़ा कम बल लग रहा है तो हमें आसानी से काम हो जाएगा। और इस इलेक्ट्रॉन पर सबसे कम लग रहा है, यानी जो बाह्य कक्षा के इलेक्ट्रॉन होते हैं उन पर जो बल लगता है नाभिक के द्वारा, उन पर सबसे कम बल लगता है। और सबसे कम बल लग रहा है तो आपको देखना है कि बाहर से यदि इलेक्ट्रॉन निकालना है अंतिम कक्षा से, तो सबसे आसान इस इलेक्ट्रॉन को, सबसे आसान क्या है, इस बाह्य कक्षा के इलेक्ट्रॉन को निकालना है ना, परमाणु से। तो ये क्या होता है, सामान्य ताप पर ही कि इतने इलेक्ट्रॉन बाह्य कक्षा के निकल जाते हैं ऊर्जा पा करके, क्योंकि सामान्य रूम टेम्परेचर पे इतना ताप, इतनी ऊर्जा मिल जाती है किसी पदार्थ के परमाणुओं को कि उसके अंतिम कक्षा के इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाते हैं। बाहर का मतलब पदार्थ से बाहर नहीं निकलेंगे, परमाणु से बाहर निकल जाते हैं और धातु की सतह में घूमने लगते हैं, ठीक है ना। आपको पता है ना, जैसे मान लो ये परमाणु इस तरीके से होते हैं ना, मान लो प्लस है ना, इस तरीके से मान लो परमाणु है, तो देखिए ये बीच के स्थान रह जाते हैं। एक परमाणु मान लो यहाँ पे है इस तरीके से, तो बीच में स्थान बचे हैं ना ये सब, तो इन खुले स्थानों में आ जाते हैं वे इलेक्ट्रॉन। उन इलेक्ट्रॉनों को आप क्या कहते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं, क्योंकि मुक्त हो गए ना, परमाणु की कक्षाओं से निकलकर मुक्त हो जाते हैं। इन इलेक्ट्रॉनों को आप क्या कहते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। तो ये बारे में पढ़ेंगे आगे अच्छे से। मैं फिलहाल चालक की स्टैंडर्ड डेफिनेशन आपको बताना चाहता हूँ, चालक क्या होता है। तो एक बात देख के बताओ, चालक में क्या होता है ना, करंट आसानी से फ्लो हो रहा है, करंट आसानी से प्रवाहित हो रहा है। आप एक बात पता भी होगी आपको 10th क्लास से कि धातु में जो चालक, धातु जो है, धातु में करंट आसानी से फ्लो हो जाता है, और धातु में जो करंट आसानी से फ्लो हो रहा है ना, आसानी से वैद्युत धारा प्रवाहित हो जाती है, तो उसका कारण कौन होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्योंकि धातु में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक होती है। इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाते हैं आसानी से और वे क्या है, करंट को फ्लो करा देते हैं, वैद्युत धारा को प्रवाहित करा देते हैं। इसी कारण धातु में इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल जाते हैं और वो अधिक मात्रा में इलेक्ट्रॉनों, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। इसी कारण धातु में आसानी से करंट फ्लो हो जाता है, वैद्युत धारा प्रवाहित हो जाती है। तो एक बात, सारी बात का निष्कर्ष क्या है कि जो धातुओं में है करंट क्या है, आसानी से फ्लो हो रहा है। तो और क्यों हो रहा है, क्योंकि धातु में मुक्त इलेक्ट्रॉन अधिक संख्या में है। और अधिक संख्या में मुक्त इलेक्ट्रॉन क्यों है, क्योंकि उसके बाह्य कक्षा के जो इलेक्ट्रॉन है उन्हें निकालना आसान है ना, कम तापमान पे ही वे निकल जाते हैं। और उन्हें निकालना यदि आसान है तो इसका सीधा सा अर्थ यह है, यानी चालक पदार्थ कौन पदार्थ हैं, वे पदार्थ जिनमें बाह्य कक्षा के इलेक्ट्रॉन नाभिक, परमाणु के नाभिक के द्वारा कम आकर्षण बल के द्वारा बंधे होते हैं। यदि आकर्षण बल ज्यादा होता तो ये निकालना कठिन ना हो जाता, क्योंकि ये अंदर की तरफ खींचता, हमें बाहर निकालना है, तो इसका मतलब अंदर की तरफ खींचने वाला जो बल है, आकर्षण बल, वो कैसा है, कम है, तो हमें निकालना क्या हुआ, आसान। तो एक लाइन में बात यह है कि यानी वे पदार्थ जिनमें बाह्य कक्षा के इलेक्ट्रॉन या जिनमें इलेक्ट्रॉन परमाणु के नाभिक द्वारा कम या दुर्बल आकर्षण बल के द्वारा बंधे होते हैं, ऐसे पदार्थ क्या कहलाते हैं, चालक पदार्थ कहलाते हैं। बाकी आसान से डेफिनेशन वो आप जानते हैं कि ऐसे पदार्थ जिनमें वैद्युत धारा प्रवाहित की जा सकती है वो क्या कहलाते हैं, चालक पदार्थ कहलाते हैं। लेकिन एक स्टैंडर्ड बात 12th के स्टैंडर्ड पे मैंने आपको समझाई, तो वो आप समझ चुके होंगे, ऐसी है ना, मैं अपेक्षा करता हूं। तो चालक पदार्थ आप समझिए ना, यानी ऐसे पदार्थ जिनमें इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, सूक्ष्म या कम या दुर्बल आकर्षण बलों के द्वारा परमाणु के नाभिक से बंधे होते हैं, अतः उन्हें सरलता से, आसानी से कक्षाओं से निकाला जा सकता है।
तो ऐसे पदार्थ क्या कहलाते हैं? चालक पदार्थ कहलाते हैं। ठीक है ना। तो बस आपको वीडियो क्लासेस के माध्यम से समझना है, नोट्स में आपको लिख कर दे दूंगा तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है ना। तो ऐसे पदार्थ क्या कहलाते हैं? चालक पदार्थ कहलाते हैं, यानी इनमें वैद्युत धारा का सरलता से प्रवाह किया जा सकता है। और इसके एग्जाम्पल क्या है? मैंने भी आपको एक बात बताई कि सभी धातुओं में करंट आसानी से फ्लो हो सकता है, तो सारी धातु इसके एग्जाम्पल हो जाएंगी। तो इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? धातु। जैसे कि आप देख सकते हैं, है ना, इतनी तो केमिस्ट्री भी आप जानते होंगे। Ag क्या होती है? चांदी, है ना। तो चांदी में करंट, सिल्वर कहते हैं आप इंग्लिश में, चांदी सबसे अच्छी चालक होती है धातु इसकी, वैद्युत की। इसके बाद, है ना, एल्यूमिनियम भी आप जानते हैं, एल्यूमिनियम भी चालक होता है, इसे क्या कहते हैं? एल्यूमिनियम। ठीक है ना, इतना तो आप जानते होंगे एल्यूमिनियम। और उसके बाद कॉपर की बात आप कर सकते हैं। कॉपर क्या होता है? Cu, यानी तांबा इसे आप कहते हैं। तो ये सब एग्जाम्पल आप लिख सकते हो। ये क्या है? सभी धातु होती है और सभी क्या होते हैं? चालक होते हैं, यानी इनमें वैद्युत धारा आसानी से प्रवाहित की जा सकती है। इसके बाद मैं आपको अचालक और करा दूं। ठीक है ना। तो चालक और अचालक दोनों को आप अच्छे से यहाँ तक पढ़ लेंगे तो चालक आपको समझ में आ गया होगा, मैंने काफी इसके बारे में बताया। इसके बाद क्या है? अचालक। ठीक है। अचालक को आप कहते हैं इंसुलेटर। क्या कहते हैं? इंसुलेटर, है ना। तो अचालक के बारे में बात कर लेते हैं। तो जितना मैंने आपको समझाया चालक के बारे में, उसका जस्ट अपोजिट, बिल्कुल विपरीत किसके बारे में आप समझ सकते हैं? अचालक के बारे में। तो साधारण परिभाषा में तो आप ये कह सकते हैं कि ऐसे पदार्थ जिनमें आसानी से वैद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है, जिनमें आसानी से वैद्युत धारा प्रवाहित नहीं की जा सकती, ऐसे पदार्थ क्या कहलाते हैं? अचालक पदार्थ कहलाते हैं। दूसरा मैंने उसमें ये बताया था चालक पदार्थ में कि ऐसे पदार्थ जिनमें, है ना, परमाणुओं में इलेक्ट्रॉन नाभिक के द्वारा दुर्बल आकर्षण बलों के द्वारा बंधे होते हैं, ऐसे पदार्थ चालक पदार्थ कहलाते हैं। तो इसमें अचालक पदार्थ है, अपोजिट क्या है? यहाँ पे दुर्बल, वहां पे क्या था? दुर्बल आकर्षण बलों के द्वारा बंधे थे, तभी तो बाहर निकालना आसान था। यहाँ पे क्या हो जाएगा? प्रबल मजबूत आकर्षण बलों के द्वारा बंधे होते हैं, अतः इन्हें कक्षा से निकालने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इसी कारण आप समझ सकते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन जो है वो कम होंगे और मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण ही वैद्युत धारा का प्रवाह होता है। इसी कारण जब मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं है तो आप समझ सकते हैं इनमें वैद्युत धारा आसानी से प्रवाहित नहीं होती है। इनमें वैद्युत धारा प्रवाहित करने के लिए टेम्परेचर को बहुत अधिक बढ़ाना पड़ता है, ताप को। ताप अधिक बढ़ाओगे तो ऊर्जा बढ़ेगी, ऊर्जा बढ़ेगी तो इलेक्ट्रॉन जो अंतिम कक्षाओं से निकल कर बाहर आएंगे और मुक्त इलेक्ट्रॉनों के रूप में हमें प्राप्त होंगे, और फिर हम क्या कर सकते हैं? इसमें वैद्युत का प्रवाह करा सकते हैं। तो इसका आप समझ सकते हैं जस्ट अपोजिट हो जाएगा। इसका एग्जाम्पल देख सकते हो आप, क्या हो जाएंगे? एग्जाम्पल देखो, आप जानते हैं प्लास्टिक में करंट फ्लो नहीं होता है ना, तो प्लास्टिक इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। आप जानते हो, है ना, लकड़ी में भी करंट फ्लो नहीं होता है, तो इस तरीके का एग्जाम्पल। और एक होता है आसुत जल। आसुत जल यानी डिस्टिल्ड वाटर। देखो आसुत जल क्या होता है? आसुत, है ना, आपको पता होगा, मतलब भाप बना के जो, देखो पानी में क्या होते हैं? जल में करंट फ्लो हो जाता है, लेकिन वो किस कारण होता है? क्योंकि जल में, पानी में आयंस होते हैं, सोडियम, पोटेशियम, है ना, कैल्शियम, इस तरीके के। लेकिन एक ऐसा जल जो भाप बना के उड़ा के दूसरे बर्तन में इकट्ठा कर दिया, तो जो आयन है वो तो वहीं रह जाते हैं, और भाप जो उड़ के इकट्ठा होती है दूसरे बर्तन में, या, है ना, परख नली के द्वारा लैब में करते हैं आप। एक बर्तन को में पानी को लेकर गर्म करेंगे, दूसरे बर्तन में आप उसे इकट्ठा कर लेंगे परख नली के द्वारा, तो वो जो जल तैयार होता है भाप के द्वारा बनता है, आसवन के द्वारा। इस विधि को आसवन कहते हैं तथा इस प्रकार प्राप्त जल को आसुत जल कहते हैं। तो आसुत जल कैसा होता है? इसमें वैद्युत का प्रवाह नहीं हो सकता है, क्योंकि उसमें आयन होते नहीं है। ठीक है, धनावेश ऋणावेश नहीं होते हैं। और बारिश का, वर्षा का जल जो होता है वो भी बिल्कुल शुद्ध होता है, वो धरती पे गिरता है, जब जाकर उसमें क्या होते हैं? आयन मिलते हैं, और आयनों के मिलने से ही करंट फ्लो हो जाता है। लेकिन बारिश का, वर्षा का जल भी क्या होता है? बिल्कुल शुद्ध जल होता है। आसुत जल भी बिल्कुल शुद्ध जल होता है, यानी शुद्ध जल में कोई भी धारा प्रवाहित नहीं होती है। ठीक है, तो यहां तक आप देख लेंगे, और फिर इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम आगे का करेंगे। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।